बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 1.5 हफ्ते से हम गंदम की बात कर रहे थे और अचानक से मेरे मुल्क में होता आया है कि जैसे ही एक बहरान की बात होती है और कोई चीज़ जो है बड़े खुल के सामने आने लगती है, ताने बाने जो हैं वो उन लोगों से जाके मिलते हैं जो कि वाकई मुल्क में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह से सारी आमदोरफ्त हो रही है, उसके भी जिम्मेदार हैं। किसी के हाथ धुले हुए नहीं है यहाँ पे। उसी में एक अलग से एक पंडोरा बक्स खुलता है। रात जो पंडोरा बक्स खोला गया है उसकी वजूहात क्या है ये तो समझने की ज़रूरत है। क्या गंदम के बहरान से आंखें बंद करने की कोशिश थी, या एवरीबडी नो दैट कि निगरां सेटअप के पीछे क्या सिलसिला था। और कल तक काकड़ साहब बड़े बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे कि जनाब मैं अगर जिम्मेदार हूं तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूं। जाहिर सी बात है, जो भी साइनिंग अथॉरिटी होगी वही तमाम बातों की जिम्मेदार है। ये उसी तरह से है जैसे इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा करते हैं और उसके बाद बिल्कुल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो कहते हैं कि रशिया का दौरा सिर्फ उन्हीं के ही ईमा पे हुआ था, बल्कि इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि वजीर आजम के फैसले से हमारे फौज का कोई ताल्लुक नहीं था। आज जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के वाकयात का जिक्र करते हैं और बहुत सारी बातें होते होते 9 मई का जिक्र हो जाता है और 9 मई का जिक्र होते ही कुछ फुटेजेस भी चल जाती हैं और इस तरह से कुछ सवालात का सिलसिला होता है कि ऐसा लगता है कि जाहिर ये 9 मई के वाक़े को आज बयान करना ज़रूरी था। शायद इसकी वजह भी हो सकती है कि 2 दिन बाद 9 मई है और इस पर डिस्कशन होना ज़रूरी थी कि 9 मई आखिर था क्या। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो जुडिशल कमीशन की भी बात की गई, लेकिन साथ ही साथ उस सूरत में उसको बनाने की बात की गई जब उसमें उन बातों को डिस्कस किया जाए जो कि वो चाहते हैं कि इन बातों पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। 2014 और 2014 से 2023 तकरीबन कमोबेश 10 साल का अरसा था कि जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात हुए। जत्तों की सियासत को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, रियासत को चैलेंज करना। और रियासत में फिर मैं बता दूँ, बार बार बताती गई हूँ, रियासत फ़ौज नहीं है। रियासत आपका पाकिस्तान है, आपकी धरती माँ है और उसके अंडर जो है बहुत से इदारे आते हैं जिसमें बात होती है। बहरहाल खुल के 9 मई के जिम्मेदारान की बात की गई और 9 मई के जिम्मेदारान में ये भी सोचना चाहिए बहुत से लोगों को रिहा भी कर दिया गया, जो कि उस वक्त हो सकता है बाज़ों का तमाशबीन भी होते हैं, खड़े हुए होते हैं, उनको भी ले जाया गया था और फिर रिहा भी कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन पे बेक वक्त ये मुकदमात भी हैं कि वो एक सिटी में था, वो दूसरे सिटी में था, और वो मुल्तान में भी था, तो वो लाहौर में भी था, तो फलां जगह भी था, तीन जगह वो एक शख्स मौजूद था। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर 1 साल हो गया तो बात होनी चाहिए। 9 मई के बारे में कहा गया कि सिर्फ फौज का मसला नहीं था, पूरे पाकिस्तान का मसला था और बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं। फैज़ाबाद धरना हो या फिर जनाब PTV पे हमला हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे बात करना अब ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतनी बात करती हूँ कि आप ठीक है, आप पुरानी बातें लेके खोलें, लेकिन इस वक्त वो आ गया है कि अगर आपको आगे चलना है तो कम से कम आईने में अपनी शक्ल देखने के लिए हर कोई तैयार हो जाए कि ये मेरा चेहरा है और इस चेहरे के साथ मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझने के लिए तैयार हो जाऊं। मेरा ख्याल है कि हर कोई रियासत से बढ़ के मैं की रट लगा रहा है, उस मैं की रट को बहुत जल्दी खत्म होना जरूरी है, वरना आप पाकिस्तान से हाथ धो बैठेंगे। आगे जनाब ये तवक्का नहीं है। 9 मई के वाकयात और फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन PTI के जैसे ही मामला बेहतर होने लगते हैं फिर से ऐसा लगता है कि फिर वो मज़ाहिमत वाली बात आ रही है। मज़ाहिमत वाली बात हसन रऊफ साहब ने बड़ी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तवक्का नहीं की जा रही थी कि खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसा लगता है कि इसलिए भी की गई कि अब तो 8 फरवरी गुजर चुका है, आगे वैसी ज़रूरतें नहीं पड़ेंगी जिस तरह से ज़रूरत है। अब आगे चलते हुए इलेक्शंस में हो सकता है कि मज़ाहिमत और मफाहिमत के किस्से सुनाए जाएँ। तो रऊफ साहब ने बड़े खुल के, हसन रऊफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये तमाम जो है जी DG ISPR ने PTI के ख़िलाफ़ तमाम हदूद व क़यूद को पार कर दिया। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी अगर कहा जाए तो ये भी खुलेआम धमकी है, जिस तरह से अभी जो है अमीन अली गंडापुर ने इस्लामाबाद के हवाले से बात की थी कि इस्लामाबाद काबू करने के हवाले से। इसी तरह से कहते हैं कि जनाब 1 घंटे में इमरान खान साहब के चाहने वाले पिंडी में पहुँच सकते हैं और अपना काम वो दिखा सकते हैं। चीज़ें बेहतर होने लगती हैं तो ये ज़रूरत क्या है जुमलेबाजी करने की? ये कौम का क्या वक्त ज़ाया किया जा रहा है, चाहे वो कोई इदारा कर रहा हो या फिर ये सियासतदान कर रहे हो। ज़रूरत उसकी थी कि इश्यूज़ पे बात की जाती। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे भी PTI ने तनकीद की और ये तमाम चीज़ें किसी अच्छी तरफ की तरफ नहीं जा रही हैं। कम से कम मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ
कि आप फिर से उन चीज़ों की तरफ जाएं। हालांकि 8 फरवरी गुजर चुका है, अब 45-47 फॉर्म की बात तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स का मसला है, इसमें पाकिस्तान के खत्ते में जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उसमें ज़रूरत समर की है कि तमाम इदारे बैठे, तमाम सियासी जमातें बैठें और चीज़ों का हल तलाश करें, ना कि ये जुमलेबाजी हो। ठीक है जनाब, 9 मई की भी तहकीकात हो जानी चाहिए और एक साल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, सामने क्यों नहीं आया। बात करते हैं। मेरे साथ इस पर मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया है मेराज सिद्दीकी साहब ने, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली ताहिर साहब, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बात करेंगे या फिर जो है हसन रऊफ साहब की बातों पे कोई बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हसन रऊफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, DGISPR साहब की भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारी देखी। मेरे ख्याल में एक चीज से तो मैं हसन साहब की एग्री करता हूं, डेट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ वाज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन 2-4 कमेंट्स आपकी इजाजत से मैं वेरी रिस्पेक्टफुली आई विल पुट फॉरवर्ड। बात नंबर 1 ये है कि 9 मई के वाकये को अगर देखना है तो आधा नहीं देखा जा सकता, उसको पूरे तनाजुर में देखिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टेट की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन वो स्टेट की इमलाक सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ की गई और वो पैरामिलिट्री ने की। उनको कोई राइट नहीं था। आज तक वो CCTV मौजूद नहीं है और वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू की थी वो भी पता नहीं कहां चली गई, वरना उन्होंने नोटिस तो जारी कर दिए थे कि हाउ डेयर पैरामिलिट्री एंटर द हाई कोर्ट। उसके अलावा नंबर 2 बात यह है कि मैं, आप, DGISPR साहब, कोई और मेरे लर्नेड ब्रदर, whosoever it is, we cannot decide on the guilt. Guilt has to be decided by the courts of Pakistan. तो ये कहना कि ये गिल्टी है, मैं समझता हूं कि ये शायद थोड़ा सा अपनी बाउंड्री से बाहर निकलने वाली बात है कि पाकिस्तान की अदालतों को फैसला करने दें। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 लोगों को बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी प्रोसीडिंग्स मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुई वो भी हमने देखी हैं कि उन्होंने किस तरह कहा कि इसमें तो पुलिस वाले ही सारे जो हैं वो विटनेसेस हैं, और आप कहते हैं कि इन्होंने वीडियो कैमरे उतार दिए। मिलिट्री कोर्ट पे तो सवाल ही नहीं कर सकते ना, क्या सवाल करेंगे मिलिट्री कोर्ट पे? नहीं, मेरे ख्याल में तो वो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट चलें, लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। उसके अलावा फैजाबाद धरने की कल समाज चल रही थी। फैजाबाद धरने में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे रटा हुआ है पूरा फैजाबाद धरने का जो जजमेंट है। उसके अंदर एक बड़ी चीज थी कि उस वक्त के जो DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने ये कहा था कि 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो साफो शफाफ हुए हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आपका क्या इख्तियार था कि आप इलेक्शंस के ऊपर कमेंट करें, आपका कोई राइट नहीं था, ना आपको ये कमेंट करना चाहिए था। तो कल वो समाअत हुई, उसकी रिव्यू पिटिशंस के ऊपर बात हो रही थी, इंप्लीमेंटेशन पे बात हो रही थी, मगर आज DGISPR साहब ने इलेक्शंस के ऊपर दोबारा बात की, एंड आई एम विटनेस टू दोज इलेक्शंस। मैंने ये देखा है कि किस तरह फॉर्म 45 पे 1 लाख वोटों को 1000 वोट किया गया, किस तरह 84 85 हजार की लीड को जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट किया गया। और ये जो नैरेटिव को टर्न अराउंड करने की कोशिशें की जा रही है कि शायद PTI जो है वो ये इलेक्शन नहीं जीती, मेरे ख्याल में ये बात गलत है। PTI जो इस वक्त पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो इस वक्त भी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी है, आफ्टर ऑल ऑफ व्हाट went through on the night of the night। मैं आपकी बात सुन लूंगी, पहले इस पे आ जाएं। जहन साजी करने से इनकार कर सकते हैं? नहीं की जहन साजी आप लोग? कौन सी जहन साजी? जहन साजी रियासत के इदारों के खिलाफ। क्या मुझे किसी के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है? क्या मैं तनकीद नहीं कर सकता? आर्टिकल 19 की बात करें, आप कह रहे हैं जी आर्टिकल 19 के तहत जो है मैं चाहता हूं कि मैं बात करूं, लेकिन आपको क्या इस बात से कोई इनकार है कि चाहे वो BBC हो, यानी कि बड़े इदारों की हम बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे CNN हो गए, फॉक्स न्यूज हो गए, यहाँ पे आप कहीं देखते हैं कि इस तरह से जो है वो रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ इस तरह से तनकीद की जा रही हो। और डेली टेलीग्राफ में एक स्टोरी थी, मैं आपको बताऊं, आई वाज अ लॉ स्टूडेंट बैक देन, और उसके ऊपर 3 जजों की तस्वीर लगाई गई और लिखा गया कि फूल्स ऑफ द नेशन, ट्रेटर्स ऑफ द नेशन, हेडलाइन लगाई गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया, उन्होंने कहा नहीं जी ये तनकीद हो रही है, इसमें वी कांट डू एनीथिंग, हमने आईनो कानून के मुताबिक अपना काम करना है, मेरा ये पूरा राइट है। देखें, अतर मिनुल्लाह साहब ने जैसे कहा, सिंस 76 years you are lying to this nation। आज भी आप कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं है। 6 हाई कोर्ट के जजेस जिनके साथ सारा कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं इंटरफेरेंस है। सारी हाई कोर्ट रिपोर्ट जमा करा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में प्रेशर डाला जा रहा है।
मैं एक जलसे की एक पिटीशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लेके गया हुआ, मुझे डीसी साहब ने आके जवाब जमा करवाया है कि बम ब्लास्ट का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है, लेकिन 2 मई को JUIF जो है वो बगैर परमिशन कर सरकारी कंटेनर लगाकर आकर और वो जलसा करके चले गए। तो ये जो इंटरफेरेंस है, मैं तो इस इंटरफेरेंस के बारे में बात करूंगा। अगर आप इसको गुनाह समझते हैं, आप बैरिस्टर हैं, मुझे एक बात बताएं, आप बैरिस्टर हैं, क्या आप पे क्या कोई तनकीद हुई, आपको रोका गया? आप इस वक्त भी टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, आप पे कोई इजहारे मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे ऊपर FIR काटी गई। मैं सुनना चाह रही हूँ, अब मुझे गोली मार सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ, खासतौर पे खवातीन के साथ हुआ, पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल है कि औरत को ओवरनाइट जेल में नहीं रखा जाता। ये 9 मई का आपने जो विचन शुरू किया विदाउट एनी इंक्वायरी व्हाटसोएवर, आपने लोगों को उठा के जेलों में डाला, यास्मीन राशिद को डाला, तैयबा राजा को डाला, सनम जावेद को डाला। क्या ये एहसानुल्लाह एहसान से भरे दहशतगर्द थे? क्या वो पाकिस्तान की कस्टडी से नहीं गया? मैं तो कह रहा हूं कि आप इनको भी उसी की तरह ट्रीट कर लें। दे आर नॉट पब्लिक एनिमीज नंबर 1। ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हालात की वजह से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि हर वो बंदा जो तनकीद करता है वो रियासत का समहाउ दुश्मन है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ना सिंपल बात बताएं, मेरे नाजरीन के लिए एक सिंपल सी बात बताएं। अगर कोई तोड़फोड़ कर रहा है, फर्ज करें वो किसी मकसद के लिए कर रहा है, तो फौरी तौर पे पुलिस को, इंतजामिया को, एजेंसीज को क्या करना चाहिए? देखिए, लॉज एन FIR एंड देन लीव इट टू द कोर्ट। फौरी तौर पे नहीं पकड़ना चाहिए। आज DG ISPR साहब ने बिल्कुल पकड़ना चाहिए, बट उनका जो रिमांड है दैट विल बी डिसाइडेड बाय एन ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे आपने मिलिट्री ट्रायल्स किए, किसी कोर्ट से आपने रिमांड नहीं लिया, वो आज तक मिलिट्री की जो है कस्टडी में है। आप कैपिटल राइट्स हिल की बात करते हैं, वो आप देख लीजिए कि कोर्टों ने जो है वो कुछ लोगों को सजाएं दी, कुछ लोगों को उन्होंने कहा नहीं जी आप एक्विट हैं, आप जाएं। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ यंगस्टर्स हैं, अगर वो प्रोवोक हुए हैं तो उनको वो प्रोपोर्शनेट सजा उसके हिसाब से ही देनी है। देखिए, नो बडी इज अ होली काउ। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आके ट्रैश कर दिया जाए, बहावल नगर के एक पुलिस स्टेशन को ट्रैश कर दिया जाए और वो कहा जाए कि वो प्रोपेगेंडा है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो अगर आप अपने खिलाफ समझे, जी आप देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि इलेक्शंस का मैटर सुन रहा था, तो उस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सेक्शन 144 वाज इम्पोज्ड, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्टियों ने एक पूरा जलसा किया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लाइव थ्रेट्स दिए गए। इस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए तो उन्होंने लाइव थ्रेट्स जो है वो जुडिशरी को दिए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि देखिए, कुछ बैलेंस भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जुडिशरी के बारे में जो मर्जी कहता रहूं, मीडिया के बारे में जो मर्जी कहता रहूं, सियासतदानों के बारे में जो मर्जी कहता रहूं, पार्लियामेंट के बारे में जो मर्जी कहता रहूं, लेकिन आर्म फोर्सेस, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, वो मेरे जवान है, मेरे लिए शहीद हो रहे हैं, मेरे लिए गाजी हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये राइट है कि अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डोमेन से बाहर आएंगे तो मैं उनके ऊपर तनकीद करूंगा। इस वक्त भी क्लीन स्लेट की बात की जा सकती थी। आप पाकिस्तान के लोगों को कॉन्फिडेंस में लें। मेरे ख्याल में ये जो एक ईगो है कि आप माफी मांगे, हु इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड टू द DG ISPR, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस, बट हु इज ही टू डिक्लेयर कि आप माफी मांगे तो आगे कोई बात हो सकती है। आपकी तरफ से कोई झुका हुआ, तहरीक इंसाफ ने कोई बात की कि चलें ठीक है, गलती हुई तो है, चलें आप मान लेंगे? मेरे ख्याल में तो कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। जो लोग गिल्टी हैं, अगर कोई है तो उसका ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल हो, कोर्ट्स उसको सजा दें। बट अदरवाइज ये जो आपने विच हंट एक शुरू किया है, इसको खत्म होना चाहिए। और आप देखिए कि अल्टीमेटली जिस वक्त बेल दी गई इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी अभी जेल से बाहर नहीं आया था, उसको अंदर जाके पकड़ लिया गया। जो कंटेम्प्ट यहां पे की गई है, परवेज इलाही को बेल दी गई, इस्लामाबाद पुलिस आके लेके चली गई। हलीम आदिल शेख के केसेस के अंदर कोर्ट्स ने कहा नो फर्दर FIR, तो पुरानी FIR निकाल के ले आए, उसमें कस्टडी में ले लिया। ये जो इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस मुल्क के अंदर हो रही है, मेरे ख्याल में इट इज हाई टाइम कि हम इसको रोकें। इस मुल्क ने आगे डेमोक्रेसी से चलना है, और ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेबिलिटी आने वाली है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेरा सिद्दीकी साहब खामोश बैठे हुए, चुपचाप सुन रहे हैं सब चीज़ों को। मेरा सिद्दीकी साहब, बातें आपने सुन ली है इसकी। मेरा सवाल ये है, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, जहन में होंगी बात करने के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कल फैजाबाद धरने पे बात हो रही थी, फैजाबाद धरने पे साफ
काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी जो रिपोर्ट है वो फैज़ हमीद साहब को बचाने के लिए की गई है। एक तरफ वो बिल्कुल खुल के फैज़ हमीद साहब हर चीज़ों को बात कर रहे हैं, आगे लेके आते हैं। मैंने मतलब तारीख में ऐसा नहीं देखा। अली ताहिर बैठे हुए हैं, खुद उनका कानून से ताल्लुक़ है, वो भी बहुत सारी केसेस के हवाले से तारीख में जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे सिलसिला रुक नहीं रहा इल्ज़ामात का। यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त भी हम हसन रऊफ़ के हवाले से बात करें। हसन रऊफ़ साहब ने काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक जुमला कहा है, मैं उनको सुना दूँ, कोट कर दूँ। उन्होंने कहा है कि काजी फैज़ ईसा क़ुव्वत सबात, क़ुव्वत बसारत, क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। अब ये क्या चाह रही है तहरीक इंसाफ? हर किसी पे तनकीद करनी है, चीज़ों को मैं आगे लेके नहीं चलना। एक तरफ DGIS पर की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ है। 2014 से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है सिविल नाफरमानी की। रियासत की गलती वहाँ से स्टार्ट हुई है जब सिविल नाफरमानी 2014 में धरने पे दी गई थी, जब आप बिल फाड़ रहे थे, पासपोर्ट फड़वा रहे थे और आवाम के सामने और यूथ को स्टेबल कर रहे थे, तो जहन साजी यूथ के लिए वहाँ से स्टार्ट हुई है। इतराज करना गलत नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज बाई रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, इसलाह नहीं है। जब ये दुश्मन करते हैं, जब हम ये तय करते हैं कि सिर्फ हमने तनकीद करते हैं, तनकीद तो इंडिया ही सिर्फ करता है, कभी इसलाह करने की बात, वो कश्मीर के मसले में सवाए तनकीद के इसलाह की बात नहीं है। आज हम ये कहें कि ISPR का जो DG है वो माफ़ी मांगे और हमारे अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, कोई झुकाव नहीं हो, अगर मफाद मुल्क के इस्तेहकाम की होगी तो फिर हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले नाफरमानी, जो सिविल नाफरमानी स्टार्ट हुई है, जहन साजी हुई है। अगर अभी 47 फॉर्म का मसला था तो 2018 में, जब आप हुकूमत में थे, तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, तो उस टाइम सब कुछ सही था। जब हुकूमत से निकलती है तो उस टाइम कुछ नहीं था। आज भी जो PK गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आज हमें कहा जाएगा तो आवाम यहाँ पहुँच जाएगी। देखिए, आप धमकी किसको दे रहे हैं? आप रियासत के एक पार्ट पाक फौज को दे रहे हैं जो दुश्मनों के लिए सिपह सालार के तौर पे खड़ी हुई है। आप उसे बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। रियासत को यह तय करना पड़ेगा, और यकीनन तहरीक इंसाफ के अंदर बेशुमार ऐसे मुखलिस लोग होंगे जिस पे कोई जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। क्या 9 मई में फोटोज नहीं है? क्या वहाँ तस्वीरें नहीं हैं? अगर वहाँ कोई भी शख्स था और वो, क्या ये तनकीद का कोई तरीका है कि आप आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला कर दें? क्या ये तनकीद का था? क्या ये प्री प्लान नहीं था कि कराची शहर में आप रेंजर्स के एक चौकी पर तमाम के तमाम लोगों को 1 यूनिट मैसेज था, वो सभी वहां पहुंचे हुए थे? उसके बाद यही काम आपके हेडक्वार्टर में हुआ। इसका मतलब यह है कि समबडी बिहाइंड फॉर दिस, कि वो कोई लीड और मैनेज कर रहा था। तो इसमें जुडिशल कमीशन की जो बात है कि जिसमें काम किया, ये तो ट्रांसपेरेंट एक चीज़ है कि 9 मई को, हाँ, इसको अगर आप कहते हैं तनकीद कर रहे हैं और इसलाह करने के लिए कर रहे हैं, तो तनकीद और इसलाह का मसला ये, घर में अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई इख्तलाफ हो जाए, तो क्या मतलब है आप पूरे घर का सामान तोड़ना फोड़ना और अपने बड़ों के साथ बदतमीजी? तो इसका मैसेज तहरीक इंसाफ जो आने वाली यूथ और कौम को जो जा रहा है, उससे दुश्मन मजबूत होंगे, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। मैं तहरीक इंसाफ में यकीनन एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग भी होंगे। यूथ इसलिए है, यूथ के राइट्स नहीं मिले थे। यकीनन यूथ को एक उम्मीद थी कि शायद कोई एक ऐसा बंदा आएगा, लेकिन अगर आप IMF को ख़त लिखते हैं उस टाइम पर, तो ख़त लिख के आप ये थोड़ी ना बता रहे हैं, इसका मतलब मुल्क जो है, मुल्क के अंदर बहरान आएगा। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी उस टाइम पर कि आप अपने मुल्क को कैसे लीड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। आपने जो 1.5 साल भर पेमेंट IMF से नहीं ली, उसका जो आपको IRF लगा, आपको जो टैक्सेस देने पड़े, वो मुल्क की आवाम पर आया है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, इवन जब आपको असेंबली से हटा दिया गया और मिड गवर्नमेंट आई, तो आप मजबूत अंदाज में ऑपोजिशन करते, अभी भी आप बहुत मजबूत अंदाज में ऑपोजिशन करके इसलाह करते हैं। देखिए, जब तक कोई ऑपोजिशन, मेरा सिद्दीकी साहब, आपके पास बहुत बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद आके मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मेरा सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे। आपका
कहने का मकसद ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, होनी चाहिए इस वक्त। और अब यूथ की बात कर रहे हैं कि यूथ को एक चाहिए था कि जनाब एक तब्दीली थी, तो तब्दीली तो आ चुकी थी 2018 नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आप आर्मी के खिलाफ कह रहे हैं आर्मी हमारी खराब है। अब आप तमाम बात पे एक है कि जो मुल्क की हिफाजत करने वाली एक रियासत का हिस्सा है उसे आप कह रहे हैं। आप इस पे इतराज क्यों नहीं करते हैं कि आपका लिटरेसी रेट डे बाय डे गिर रहा है? आप इस पे इतराज क्यों नहीं करते हैं कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है? आप इस पे इतराजात क्यों नहीं करते हैं कि आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात, जो बात हो रही है हम उस पे रहते हैं। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने जहन साजी की है, लेकिन तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया और यूथ के हवाले से बात करती है कि हमने कुछ नहीं किया। यूथ खुद समझ रही है, यूथ खुद आके कहती है, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इन तमाम चीजों में, सोशल मीडिया पे इन तमाम चीजों पे। नहीं, तो जो 9 मई को जो नौजवानों की जो जहन साजी हुई, उसके बाद उनके पे केस रजिस्टर हुआ, उनका कैरियर तबाह नहीं हुआ, उसको कोई ना कोई वो कह रहे हैं हमने तो नहीं किया ना, हम क्या कर सकते हैं? कौम को खुद अकल है, वो नहीं, कौम को अकल है, इनका मौकफ है। देखें एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, अगर हम मुखलिस हों किसी मुल्क के, हम अपने लोगों के मुखलिस हों, तो हम उन्हें केसों में तो नहीं डालेंगे, हम उन्हें कोई आग लगा के चिंगारी लगा के आगे तो नहीं बढ़ाएंगे। इनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, इनकी औलादें तो बाहर बैठी हुई हैं, वो औलादें यहां पर जेलों में बंद हैं, 9 मई में बंद हैं, दीगर केसों में बंद हैं, जो यहां पर इंसाफ के खातिर एक उम्मीद लगा के बैठ गई थी। तो वो आपके नैरेटिव को लेके यूथ एक नेगेटिव परसेप्शन बना रही है। पाकिस्तान के अंदर एक खतरनाक बात यह है कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसका सोशल मीडिया सर्कल बहुत अच्छा हो, वो आप जहन साजी कर सकते हैं उनके लिए। और यकीनन हमारा जो यूथ है वो टिकटॉक और यूट्यूब पे ज्यादा है, जिसको टारगेट जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में नेगेटिव बेस पे किया गया है। मुझे बताएं, इस पूरे सोशल मीडिया के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से नैरेटिव क्यों नहीं देते? आप इस बारे में क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान को मजबूत कैसे किया दिया जाएगा? आप इस बारे में क्यों नहीं बताते कि आपने उस टाइम तो बेशुमारे झूठ बोली ना। आपने बताया कि करोड़ों लोगों की जॉब लगेगी, आपने बताया कि वजीर आजम जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगी, आपने बताया गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बनेगी। ये बहुत होपफुल बात है, हम सब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि गवर्नर हाउस की इतनी बड़ी जगह को जो है वो वेस्टेज ना किया जाए, वजीर आजम की इतनी बड़ी जगह को वेस्टेज, ये राइट है यूथ का, लिहाजा यूथ आपके नैरेटिव को लेती है। लेकिन उसी नैरेटिव के अंदर मैनिपुलेट करके उनको मुल्क दुश्मन बनाने की तैयारी की जाए, उनको फौज के हेडक्वार्टर पे हमले के लिए तैयार किया जाए, इसमें मेरे ख्याल में मैं एज ए मोहब्बे वतन पाकिस्तानी बनाना सबसे अहम चीज़ है। हम ये कहते हैं इतराज़ात जब करें जब आपकी रेक्टिफिकेशन हो, या आपने ऐसा हो कि आपने कोई करोड़ों लोगों की जॉब दे दी हो, या आपने ऐसा हो कि आपके टाइम पे लिटरेसी रेट अपग्रेड हो गया हो, या आपने ऐसा हो, आप मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटियां बिल्ड हुई उस टाइम पर, कितने आपने इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, जो कोई काम नहीं किया। एक काम हुआ है, वो आम का पौधा लगाया था, वो नीम का निकल गया वो। तो इस बुनियाद पे अब उसके बाद सब हर शख्स, आज जो आपको 3.5 साल की हुकूमत मिली, उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान आर्मी आपको बुरी लगती है, आपको जो है ISPR का DG बुरा लगता है। आप पाक आर्मी के लिए मुख्तलिफ वीडियो में देखें, आर्मी आपसे नहीं लड़ना चाहती क्योंकि आर्मी आपकी हिफाजत के लिए है, वरना ये GHQ में करीब तर ये 200 किलोमीटर तक एंटर नहीं हो सकते थे। लेकिन ये कोई इंडियन नहीं थे, वो इन्हें समझती हैं कि ये मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, इन्हें किसी ने बहकाया है, इन्हें किसी ने ऐसा समझाया है जिसकी बुनियाद पर आज ये अपने ही फौज के मुकाबले में खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल है ये आपका काफी वैलिड पॉइंट है। मैं सवाल नहीं पूछूंगी अली ताहिर साहब, जवाब नहीं, आप सवाल पूछ लें, मैं आई वुड मच रादर हैव अ डायरेक्टेड क्वेश्चन। जहन साजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं एज ए मास कॉम स्कॉलर बात करूं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जहन साजी बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोपेगेंडा मुस्बत भी हो सकता है, मनफी हो सकता है। प्रोपेगेंडा हुआ है, कहीं ना कहीं गलती हुई है तहरीक इंसाफ से, और आप इस वक्त पहले भी आपने गुफ्तगू की, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रोपेगेंडा हुआ है। क्या कमी थी, क्या चीज़ें ऐसी थी कि आप समझते हैं कि एक इदारे के खिलाफ बात की जाती? देखिए ऐसा ना, ये जो एक आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और वो ये है कि शायद सारे यूथ जो है वो पागल है, वो अपनी कोई समझ नहीं रखती, सोच नहीं रखती, और शायद उसको जो है वो किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो स्टेट का बजट जो सारा PR आपने पिछले 1 साल में, पिछले 9 मई से अभी तक लगाया है, जिसमें गानों से लेकर और इश्तिहारात तक हर चीज आपने चलाई है, तो आप कर लेते ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वो वाला टाइम नहीं है कि जिसके अंदर आप एक कहें कि ये पुत्र हटा दे नहीं बिक दे एंड पीपल वुड स्टार्ट जस्ट फॉलोइंग दैट नैरेटिव। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरह की इंफॉर्मेशन हर
आदमी के पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। हम लोगों ने अपने अपने जहन के हिसाब से उसको जज करना है। पाकिस्तान का युद्ध कोई दुनिया से पीछे नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज दैट दे डिजर्व। और पहला उसका जो पार्ट है, किसी भी जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की आप बात करते हैं, उसका पहला राइट ये है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। मेरे ऊपर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो मेरी मर्जी के होंगे। लेट इट बी कि नवाज शरीफ ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, इमरान खान ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, जरदारी ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, वो एक अलग मेरिट्स पे हम बातें करते रहेंगे। बट जो अहम बात है वो ये है कि जिसको मैं चाहता हूं वो मेरे ऊपर हुकूमत करेगा, जिसकी अवाम के अंदर मकबूलियत है, जिसको अवाम वोट देना चाहती है, वो बगैर इंटरफेरेंस के जीत के आएगा। अगर आप इतना ही बड़ा किसी को मुल्क दुश्मन समझते हैं तो उसका तो एक तरीका कार जो है वो आइन के अंदर मौजूद है। आप फेडरल गवर्नमेंट देना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को, मगर नहीं दे सकते बिकॉज वो ग्राउंड ही मौजूद नहीं है। तो इस वजह से फिर आप ये इस तरह की इंटरफेरेंसेस करते हैं कि रिजर्व सीट्स लोगों से ले लेते हैं, उनके सिंबल, पार्टी का सिंबल लोगों से ले लेते हैं, पार्टी की लीडरशिप को जेलों में डाल देते हैं, लोगों की गाड़ियों के ऊपर हमला करते हैं। बड़े आपकी रिजर्वेशंस हैं इस बात पे। एक तो पार्टी सिंबल और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसमें बहुत गलतियां आपकी भी हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की गलती है, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं बाबर अनवर को ले लेती हूं। मैं आप मुझे ये बताइए, मैं सिर्फ 2 जुमलों में इस बात को खत्म करूं। बेनजीर भुट्टो के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये अपना फैसला मौजूद है कि इवन अ पॉलिटिकल पार्टी विच वाज मैंडेटरी सपोज टू बी रजिस्टर्ड, उन्होंने कहा नहीं, आप इलेक्शन लड़िए और अपने सिंबल पे लड़िए। मुशर्रफ के दौर के अंदर जस्टिस अरशाद हसन खान, उनके हैंड सिलेक्टेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नून लीग को शेर मिला, पीपल्स पार्टी को तीर मिला। ये तो विदाउट यानी अनइमेजिनेबल है कि आप एक पार्टी से इलेक्शन के जिस दिन टिकट जमा होने हैं रात को 10 बजे आप उनसे उनका सिंबल वापस ले लें। दिस इज अनइमेजिनेबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें इस चीज को भी सिविलाइज्ड सोसाइटी एक अलग मैटर है, कानून एक अलग मैटर है। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि एक पार्टी जिसकी इतनी बड़ी पावर थी उसके साथ ये बात होनी चाहिए थी, इसमें तमाम जमातों को साथ होना चाहिए था। लेकिन जहाँ कानून की बात आती है तो कुछ ऐसी चीजें थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया था तो उस वक्त के सवाल के हम सब ने सारी कार्रवाई देखी। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें बंद थी या वो नहीं था। बिल्कुल हमारे सामने बहुत सारी चीजें आई थी जिसमें तहरीक इंसाफ खामोश हो गई थी। बिल्कुल एक दूसरा चैप्टर है जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली इस बात के हक में हूं कि किसी पार्टी से सिंबल नहीं लेना चाहिए। कानून क्या कह रहा है, चीजें क्या कह रही है, वो बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो चुकी है। आप अपॉर्चुनिटी देंगे मुझे इसका जवाब देने। बिल्कुल। बाबर अनवर साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। बाबर अनवर साहब, हुकूमत लेके कहाँ गायब हो गए? कहीं DGIS पर नजर आ रहे हैं, कहीं तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, कहीं सुन्नी इत्तेहाद नजर आता है, तो कहीं जो है वो फजलुर रहमान नजर आते हैं। नहीं नजर आ रही तो एक मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ, पंजाब की वजीर आला जरूर नजर आ रही हैं और मुख्तलिफ रूप में नजर आ रही हैं। बच्चों को भी देखने का मौका मिल रहा है। क्या कमेंट करेंगे, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? में सब कुछ अच्छा हो रहा है जी, माशाल्लाह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब कुछ अभी माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही है। और रहे हम कहीं गायब नहीं, हम हैं। देखिए, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनका काम होता है काम करना, और अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनका काम होता है तनकीद करना। तो अब हम तो तनकीद हमें हमारे ऊपर तो होगी। पूरी पाकिस्तानी अवाम की अपोजिशन बन गई है। हमें तो नहीं नजर आ रही डेवलपमेंट, और क्या पेट्रोल की क्या बात कर रहे हैं? हम तो खुद सताए में, पेट्रोल के भी सताए में। बहुत आप बढ़ाने के बाद 5 रुपए कम कर दें तो गाड़ियों का क्या हाल होगा? अभी बिजली के सताए में कहाँ ये सब चीजें सही हो रही हैं? डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है। अब ऐसा भी ना बोले ना, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं माशाल्लाह, ऐसा ना बोले। अब आप देखें, आप अच्छा चलिए, मैं पेट्रोल कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अच्छे हो रहे हैं, सौदी अरेबिया से नहीं करती, मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती। मुझे एक बात बताएं कि ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, सिलसिला सामने सामने गुफ्तगू हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है, तो अब इसमें हुकूमती जमात का क्या फर्ज है? मौकफ लाना चाहिए कि भाई आप बात करें कोई इस पे कि जो DGIS पे क्या ISPR की कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर उसके बाद जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। हुकूमती मौकफ भी तो आना चाहिए ना। मुस्लिम लीग नून का मौकफ कर लें, चले आपकी तो PDM 2.2 है। देखिए, PDM 2.2 है, अच्छा आपने कह दिया तो हम मान लेते हैं, हम आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं। देखें जी, हमारा मौकफ बहुत क्लियर है
कि हर वो जमात या हर वो इंसान जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेगा तो हम उसके साथ बैठेंगे भी, बात भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे। बाकी रही बातें, सुप्रीम कोर्ट है, इदारे हैं, वो फैसले कर रहे हैं, जो फैसला आ रहे हैं हम उस पर अमल करवा रहे हैं और कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई ज्यादती अमल नहीं है, या आप कहें हमारा कोई फायदा और नुकसान इसके अंदर हो। जो फैसला भी आता है कोर्ट का हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम खामोशी से अपनी हुकूमत कर रहे हैं। हम किसी चीज में कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे, हम किसी चीज में कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेबलाइज ना हो, बात करें ना, हुकूमती जमात को बात करनी चाहिए ना कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। चले एक जमात, एक सियासी जमात नाराज़ है, इदारों में मसाइल चल रहे हैं, तो एक सियासी मुस्तहकम निज़ाम के लिए ज़रूरी है, मैं बहुत सीरियस ये बात कर रही हूँ कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें बैठें। अगर इदारों के दरमियान और इदारों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है सियासी जमातों से, तो मिल बैठ के बात करें, या आप ही को करना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं आएगा। अगर जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सिर्फ पीएमएल नून के प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों अली अमीन गंदापुर साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, उनके अपने रिजर्वेशंस लेकर आए थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुना। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जी मैं नहीं मानता इस प्राइम मिनिस्टर को। आप देखें, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम रहे, मुल्क में सुकून रहे, मुल्क की स्टेबलाइज हो। हमारी काविशों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता किसी चीज के ऊपर भी। हम हर चीज की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सेटल हो, चीजें स्मूथली चलें, क्योंकि ऑटोनमस है स्टेट बैंक, डॉलर रेट को अफेक्ट पड़ता है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज को अफेक्ट पड़ता है, डिस्टेबलाइजेशन की वजह से हमारे बाकी चीजों पर बड़ा फर्क पड़ता है। जी सॉरी, शहबाज शरीफ साहब को फर्क पड़ता है, उनकी पार्टी में, आपकी पार्टी में उनकी पोजीशन मुस्तकबिल है। शहबाज शरीफ साहब ने तो अली अमीन गंदापुर साहब से मिला, उनकी सारी बातें सुनी, और नेक्स्ट डे जाके अली अमीन गंदापुर साहब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद, आई डोंट नो कौन सी पार्टी का नाम लेना चाहिए इनका, उनके रहनुमा अपनी फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या कोई अलग बयान दे देता है, कोई कुछ बयान दे देता है। मरवत साहब कुछ बोल रहे होते हैं, पार्टी जो चेयरमैन गौर साहब कुछ बोल रहे होते हैं, सीएम कुछ बोल रहा होता है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही इनसे किस बात की हम बात करें। आपस में पहले डिसाइड तो कर लें कि इन्होंने करना क्या है, किस पेज पे हमसे मुज़ाकरात करने हैं, किस पेज पे जाके बैठना है। ये तीन लोगों से तो हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते ना। एक कोई कंसर्न बंदा हो जिससे बात बंदा कर सके, मगर ये तो अलग अलग एक मतलब रैंडम, कभी कोई खड़ा हो जाता है, रैंडमली कोई कुछ बोलने लग जाता है। तो समझ नहीं आ रही कि इनका बयानिया क्या है, इनका मौक़िफ़ क्या है। 2 घंटे में कुछ होता है, 2 घंटे बाद कोई कुछ और बयान दे देता है। अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के एक अपोजिशन जमात है, उन्होंने अच्छे सीटें ली हैं, तो वो एक उनका बयानिया या उनकी एक चीज कह लेना कि एक सर्टेन मोटिव होना चाहिए जिसपे हम उनसे नेगोशिएट कर सकें, उनसे बात कर सकें। फिर बाद में लड़ने झगड़ने की बातें करते हो, कहते हैं जी इस्लामाबाद पे मैं चढ़ाई कर दूंगा। मतलब मुझे समझ नहीं आती, अपने ही मुल्क में जाके चढ़ाई कर देना, अपने ही मुल्क की किसी चीज को जला देना, लड़ देना, ये कोई सियासी शऊर नहीं है। ये उनकी पार्टी ने उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की है, उनकी पार्टी में इस बात को जो है नहीं बढ़ावा दिया गया, ये बात में कंफर्म हो गई है। देखिए, बढ़ावा नहीं दिया गया ना, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है ना, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो इस तरह के बयान देते हैं, पार्टी मौक़िफ़ कुछ और आ जाता है। तो समझ नहीं आ रही कि बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है, या कह ले अजीब सी एक पोजीशन है। पहले तो पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी इनके लोग हैं, इनको बैठ के आपस में एक मौक़िफ़ डिसाइड करना चाहिए कि यार हमने किस चीज के ऊपर बात करनी है। चलिए सर, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ जाने, ठीक है, दूसरी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ आपस में मौक़िफ़ भी तय कर लेंगी, अपने स्पोक्स पर्सन का ऐलान भी कर देंगी। आपके यहाँ मामला तय हो गए जो लड़ाइयाँ चल रही थी, या तेरी मेरी वाली? हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। सर कुछ भी नहीं है, अंदरूनी खाना कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। राना सनाउल्लाह साहब को जो ओहदा मिलना था वो मिल गया, उसके बाद सुकून हो गया। जो है वो इसाक डार साहब को जो कुछ मिलना था वो सुकून हो गया, चीजें सेटल्ड हो गई हैं। ये तो अब देखने वाले की नजर का कमाल है ना। हमारी नजर से देखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, आपकी नजर से देखेंगे तो शायद आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम लगेगा। अगर आप तो बता रही हूं, अपोजिशन पार्टी की नजर से देखेंगे तो लोगों को लगेगा सब कुछ गलत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है, सब के सब एक पेज के ऊपर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर, मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप के अंदर हम एक साथ हैं, एक मोटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैडम ने पंजाब में काम करने का एक जो स्टेप लिया है,
वो आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों के अगर आप सीएम देख लें तो सर ठीक है, ठीक है, आपको मौका पाया साथ ही रहिएगा। दूसरे सीएम जो है वो कभी कहते हैं सर फोड़ दो, कभी कहते हैं चढ़ाई सर कर दो। मैं एक बात कहूँ, बहुत अच्छी चैन की बांसुरी बजाई जा रही है, हम सब सुन रहे हैं उस बांसुरी को, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सीएम साहिबा आपकी जो भी कर रही हैं, हम ऐलानात भी करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर देते हैं, हमारे पास क्या डेवलपमेंट के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम उनको आगे लेके चले। मसला ही तो सारे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी हुआ, ऐलानात हमने बहुत कर दिए, वही बात है कि वो पौधा लगाया था आम का निकला है तो दरख्त बन के नीम का निकल गया, यही सब कुछ हो रहा है। और सीएम साहिबा भी आपकी जो कर रही है उसमें भी यही कुछ होने वाला है। ये बेल मुंडेर चढ़ने वाली नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ये प्रोजेक्ट की बात है, प्लानिंग होती है सर, ऐलानात नहीं होते। ये आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लीजिएगा। मैं आपकी तरफ आऊंगी, मेरा सिद्दीकी साहब की तरफ चलते हैं। मेरा सिद्दीकी साहब क्या कमेंट करेंगे इस वक्त जब गलतियां होती हैं, मुस्लिम लीग नून से पहले जो गलतियां हुई हैं, इस वक्त फैजाबाद धरने पे शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जी मैं जिम्मेदार हूँ, शायद वो इसलिए भी जिम्मेदारी अपनी ले रहे होंगे क्योंकि उनको फड्डा मोड़ नहीं लेना है अभी ना, नई पार्टी है उनकी। और कोई मामला होता है तो जनाब इकोनॉमी खराब हुई थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मुस्लिम लीग नून कहाँ है इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी में? क्योंकि ड्राइविंग सीट पे 16 माह भी वही बैठे हुए थे, पहले भी उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन कहीं पे भी मुस्लिम लीग नून अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इस टाइम पर जो हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर है। वो इसलिए कि आपको पीपल्स पार्टी को भी बनाना है, आपको फजल रहमान साहब को भी बनाना है, आपको इसमें अगर कोई लॉलीपॉप ले सकती है तो वो एमक्यूएम है कि 2018 में इस कराची के आवाम को ये बोल करके कि ये पार्टी दहशतगर्द है, उस पर जिस तरह पीटीआई ने वोट लिया, उसके बाद इसी तरह 90s में नून लीग ने लिया। लेकिन देखें हर सूरत में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब तक इन्होंने हुकूमत में हल्फ लेने के बाद नून लीग ने जितने भी अभी पंजाब में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब तक जितने टिकटॉक पे मरियम नवाज साहिबा वर्क कर रही हैं, लेकिन आप ये देखें वहाँ पर किसानों के साथ क्या मसला हो रहा है। ये मुल्क ज़राई मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर ज़राअत का मामला होना चाहिए वहाँ पर किसान अपना माल ले करके बैठे में पंजाब में, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा सूबा खरीद नहीं सकता है। दूसरे सूबे में वही रोटी जो 10 रुपए की होनी चाहिए वो 50 रुपए की हो रही है। तो आप किस टारगेट में काम कर रहे हैं? या आप टिकटॉक की रेटिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं या आवाम को फैसिलिटीज देना चाहते हैं? ये तय करना होगा। जिस मुल्क के अंदर किसान एहतजाज पे खड़ा है, जो बेचारा पूरे साल चीज़ों को बो करके अपनी ज़मीन से काश निकालता है, आप कह रहे हैं पंजाब में सब कुछ सही चल रहा है, तीनों सूबों के जो सीएम है वो लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो हमारे सीएम को क्या करना है? ये बहुत जो करने वाले काम होते हैं अगर आप वो ना करें तो आप हज़ारों काम कर लें जिससे आवाम। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एक फंडामेंटल ज़रई मुल्क है जहाँ पर किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट के लिए पूरे साल का गंदम होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लोग महंगी रोटी खरीद रहे हैं। आपके दूसरे सूबों के अंदर गंदम का फुकदान है, आपके पास ये 1 साल से ज़्यादा का माल है, आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। 3,900 आपने जो मन के लिए बात की है, इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास 2700 से लेके 3,000 है। तो आपने अपना रेट ही इस तरह तय किया है कि किसान तो कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन आपके केपीके के सीएम ने जो पीटीआई, ठीक है, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमें डायरेक्ट बेचें, तो ये काम तो वजीर आजम पाकिस्तान का था। सिंध में जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनका था कि वो कम से कम तीनों सूबों में गंदम की, खामोश है इस मामले में। इसलिए मकसद नहीं है जो अपोजिशन में है उनका मकसद हुकूमत करना है, जो हुकूमत में है उनका मकसद जो है तशहीर करना है। तो देखें इस तरीके से अल्लाह करे कि इस आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसका, देखें मैं कहता हूं कि अगर आप इसी तरीके से तो एक आह लगेगी। मैं कहता हूं कि जब भी देखें अल्लाह वजीर आजम बनाते हैं फिर जलील करते हैं, अल्लाह आपको सीएम बनाते हैं फिर जलील करते हैं, उसकी वजह ये कहीं ना कहीं तस्लील होती है। कहां पे आपके पहले तो मैं ये तो कहता हूं जो शख्स भी अपने ओहदे का इंसाफ नहीं करेगा वो अल्लाह की पकड़ में जरूर आएगा। ये अमीरुल मोमिनीन नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ये नहीं पढ़ते, ये मुसलमान कंट्री नहीं है, ये आइन का बुनियादी फंडामेंटल रूल क्या है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्हें खुदा का खौफ नहीं है, इनको मरने का डर नहीं है, हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किसने किया है? आज अगर पीटीआई के पास इतनी सीटें हैं तो वो अपने इलाके में करें ना। पूरे कराची ने यकतरफा तौर पे पीटीआई को वोट 2018 में अगर दिया है तो कराची के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर इनको अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो ये
किसी भी ओहदे में होंगे, वो वजीर आजम हो या मिनिस्टर हो, वो चोर होंगे। और अगर वो एक मोची भी होगा, पंचर वाला होगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा। तो ये खामखाई का एतराज उस पर करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, जो बॉर्डरों पर लड़ते हैं। हम सकून, सिर्फ एक उठता है सुबह, एक आदमी एक पोस्ट मारता है कि पाकिस्तान आर्मी सही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, रियासत मुदाखलत कर रही है। आज जैसे अभी बैरिस्टर साहब से बोला उन्होंने कि जी हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मतलब हम ये कहें कि वो इदारे, यानी आईएसपीआर का डीजी क्यों हमसे माफी मांगेगा? देखिए, आईएसपीआर एक सीट है जो रिप्रेजेंट करता है, जो वो स्पोकमैन है पाकिस्तान आर्मी की। मैं सिविल आदमी हूं, मैं एज एजुकेशन में हूं। तो अर्ज ये है कि देखें, अगर हर शख्स अपने ओहदे की ईमानदारी के साथ खिदमत कर ले तो आप बिलीव करें इतराजात से निकलना होगा। अगर इतराजात से नहीं निकलेंगे, क्रिटिसाइज से नहीं निकलेंगे, तो हम किस, देखिए वो आप तो माशाल्लाह एज ए प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर साहबा, कि जब हम लर्न करते हैं तो हमें ट्रेन होने की जरूरत है। इस मुल्क को डेवलप, और हम तरक्की पजीर मुल्क से निकलने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं, और इसमें कोई दुश्मन नहीं काम कर रहा है। वो आलमी ताकत है, हमें निकलने भी नहीं देंगी तरक्की पजीर। तो हम उनके सपोर्टर कौन है? उनके साथ कौन खड़े हैं? हम खड़े हैं। अली ताहिर भी उस पर कॉमेंट करेंगे, जो बारीक लाइन होगी थोड़े से मैं उसको भी क्लियर कर दूं। अली ताहिर ने इस तरह से नहीं कहा था, उनका कहने का दूसरा मकसद था, लेकिन हाँ इन्होंने ये कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। और एक और मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर से कहूंगी, मुझे टाइम दीजिएगा। मेराज सिद्दीकी साहब से एजुकेशन का इन्होंने जिक्र किया, 9 मैट्रिक के इम्तहान पे हम 2 मिनट जरूर लेंगे। आपकी तरफ आते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। मामला कुछ और है जो मैं कल भी डिस्कस नहीं कर सकी, करना जरूरी है। बांटी हुई सीटें, मखसूस नशिस्तें, क्या होगा अगर अभी जिस तरह से हमें कार्रवाई लग रही है, आपकी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव लग रहा है, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ, तो क्या आप कोई कानून में ऐसा है, नरमी है कि आपको बांटी हुई सीटें वापस मिल जाएंगी, मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाएंगी वापस? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी तरफ से खुद ही वजाहत कर दी। परहैप्स इट इज नॉट प्रॉपर टू पुट वर्ड्स इनटू समबडी एल्सेस माउथ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेट्स लीव दैट एंड मूव ऑन। देखिए, आर्टिकल 55, आर्टिकल 106, सब आर्टिकल 3, सब आर्टिकल C बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी रिटर्न्ड कैंडिडेट 3 दिन के गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो जाती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो सीटें मिलनी है, जो लिस्ट पे मिलनी है, वो उस पार्टी को मिल जाएंगी। जब हम सिंबल के बगैर आए तो जाहिर है किसी ना किसी को ज्वाइन करना था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी गई कि ये हमारी लिस्ट हमसे ले ली जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसको रिग्रेट किया, हम 3 हाई कोर्ट्स में उसके खिलाफ चले गए। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया, बाद में डिसमिस कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी नोटिस हुए, जवाब आया। यहाँ सिंध हाई कोर्ट में मैंने मुकदमा चलाया, यहाँ पर हमें जो है वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट ने दिया कि ये जो रिजर्व सीटों के वोट्स हैं ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। वो मुकदमा अभी चल रहा है, परहैप्स वो 17 को दोबारा अब टेकअप होना है। इन द मीन वाइल जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो डिसमिस की थी वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन का पूरा ऑर्डर जो है वो ही सस्पेंड कर दिया। मेरी आईनी और कानूनी राय के मुताबिक, और आपको पता है मैं हमेशा इंडिपेंडेंट आईनी कानूनी राय देता हूं, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट द पीटीआई, मेरे आईनी राय के तहत ये सीटें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में एक बेहतर फैसला है कि फॉर द टाइम बीइंग इन वोट्स को सस्पेंड कर दिया जाए। जी, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है, चूंकि ये देखिए ना, द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज कि चूंकि खवातीन और माइनॉरिटीज शायद उस तरीके से असेंबली में नहीं आ सकती, तो ये सीटें उनके लिए रखी गई हैं। तो वी डू नॉट हैव टू ट्रीट देम एज चैटल्स। ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने वोट लेकर नंबर्स के हिसाब से आ रही हैं, उनको ये रिजर्व सीट्स मिलनी है। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 96 सीट हो जाती है, नंबर हो जाते हैं, तो उनको वो 96 के हिसाब से मिलनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अब जो है वो मिल भी जाएंगी। 3 जून को दोबारा लगा हुआ है, और परहैप्स एक 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसको सुनेगा। मेरे ख्याल में तो ये सीटें जो है वो मिल जाएंगी। और ये जो 2/3 मेजोरिटी वाली जो थी, देखिए ना, एक चीज तो ये तो सना आप समझ सकती हैं कि वो सीटें मेरी थी, आपने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं दी, मगर मेरी सीटें उठाकर बाकी लोगों में बांट दी, ये तो किसी जगह से समझ नहीं आ रहा था। और खुद इलेक्शन कमीशन के मेंबर का डिसेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ये खवातीन की नशिस्तें भी
और माइनॉरिटी की नशिस्तें भी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिल जाएगी। मैं इस फैसले को बड़ा खुशाइन फैसला समझता हूं। चले, बड़ा मंतकी है। मैं आपकी तरफ आती हूँ बाबर अनवर साहब, बड़ा शॉर्ट मुझे एक बात का आंसर दे दें। ठीक है, ये जो सुन्नी इत्तेहाद वाला मामला हुआ, मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो या कोई भी मामला, फिर वही बात आ जाती है कि आप जब देखते हैं कि किसी पार्टी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग खामोश क्यों रहते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देती? मुझे शॉर्ट आंसर दीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने भाई की जो उनकी राय का एहतराम करता हूं। देखें, उन्होंने पहले भी बोला कि सैंपल ले लिया, सब कुछ हुआ। असल में हमारे भाई जो हैं तहरीक इंसाफ वाले, जितने भी हमारे भाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो याददाश्त शुरू होती है वो 2023 से शुरू होती है। और उनको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हीं के दौर में सेनेट के इलेक्शन एक पार्टी के निशान के बगैर हुए थे और आजाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक आजाद चेयरमैन सेनेट आया था। तो उस वक्त उन्हीं का दौर तो था, आजाद सेनेटर भी आ गए, ठीक है ना, उन्हीं के बिना पार्टी के आजाद सेनेटर भी आ गए, ठीक है ना। वो एक दौर था, इन्हीं के दौर में ये चीज शुरू हुई थी। इन्होंने उस वक्त आवाज नहीं निकाली थी, इन्होंने उस पे, खैर इनकी तो पावर के अंदर वो फैसला आया था। सर, हमारी पावर के अंदर इनसे साइन नहीं लिया था, हम निगरान सेटअप के अंदर लिया गया था। सर, मुद्दे पे बात कर लें। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे। जी हेलो जी सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हर चीज हमारे पे, मतलब सारी मुसीबतों की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता है कि उसकी वजह जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हम लोग हैं। भाई, अगर आप लोगों ने वाकई ही मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क चलाने के लिए कोई बात करनी है तो फिर बैलेंस होके अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करें कि जी हमारी यहाँ गलती है तो हम भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। जी, आपकी यहाँ गलती सर, है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, आपका मौका आया। थैंक यू सर, आपका मौका आ गया। मुस्लिम लीग नवाज ही रही है, ये भी कंफर्म जरा मुझे कर दीजिएगा। एस वेस्ट तो नहीं हो गई? मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। आगे चलते हैं, आखिरी कुछ मिनट्स आपके पास, मिनट्स भी नहीं है, कम वक्त है। मुझे ये बताएं, 9 मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं, वेबसाइट पे एक बवाल मच गया, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, किसका कसूर है? देखें, अभी रात के 2 बजे तक जो है बोर्ड में बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिला। आज कंप्यूटर का पेपर था, यानी कि आज 7 मई को जो है वो कंप्यूटर का पेपर था। बच्चों को नहीं पता उनको कहाँ जाना था, चीज़ें थी। इसकी वजह ये है, मैं मुख्तसर वक्त में बताऊं कि कराची जैसे मेगा सिटी में 2012 से लेके 2024 टिल नाउ आज तक सिंध गवर्नमेंट को एक कंट्रोलर कराची नहीं मिल पाया जो एजुकेशन को लीड करे। आज भी एक्टिंग चार्ज, ये कोई 1 साल 2 साल 6 महीने की बात नहीं है। 2012 से लेके किसी सियासी जमात की उसकी फिक्र नहीं है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम, फंडामेंटल मैट्रिकुलेशन, जो आपका जो बुनियादी नेचर बिल्ड बच्चा है जो मैट्रिकुलेट निकल रहा है 13 साल की एजुकेशन के बाद, उसका कंट्रोलर पिछले आपके 14-15 सालों से ही नहीं है। एक्टिंग चार्ज लेता है जो एक रैंकर होता है, जो एक क्लर्क भर्ती होता है, वो है। वो कैसे मैनेज करेगा? वो एजुकेशनिस्ट तो नहीं है। 2015 से सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नहीं है सिवाय चेयरमैन के अलावा। मुझे ये बताएं, जिस शहर के अंदर कंट्रोलर नहीं हो, सेक्रेटरी नहीं हो, तो उन्होंने ऐलान क्या करना है? पेपर आपका 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है और कल ऐलान ये हुआ है, यानी 6 मई को ऐलान ये हुआ है कि लोग अगर फॉर्म जमा करना है तो 11 मई तक जमा करवा सकते हैं। तो कंप्यूटर का 7 तारीख का पेपर कैसे होगा? 9 तारीख का बायो का पेपर कैसे होगा? उस पर उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी ये पेपर हम दोबारा मैनेज कर लेंगे। तो आप एक कराची बोर्ड का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है जहां 3,84,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसकी भाग दौड़ अगर आप एक ऐसे लोगों के हाथ में देंगे जो आप एज ए मुलाजिम 2 ग्रेड की भर्ती करते हैं, वो रैंक वाइज जाता है और जाने के बाद 16-17 में पहुंचता है। किसी भी बोर्ड के अंदर 3 सीटें वो आउट ऑफ साइट से आती हैं, एक चेयरमैन की, एक सेक्रेटरी की और एक कंट्रोलर की। तो कराची शहर के अंदर इन्हें कोई पीएचडी नहीं मिलता, कराची शहर के अंदर इन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिलता। तो इस मुल्क के लिए मैं कहता हूं, ये तमाम पार्टियां, पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ, नून लीग, किसी 1% भी MP MNA सियासी बंदे का एक स्टेटमेंट नहीं है कि कल रात के 3 बजे तक बच्चे मैट्रिक बोर्ड के पास अपने एडमिट कार्ड के लिए, जो बच्चा एडमिट कार्ड लेने के लिए रात के 3 बजे तक खड़ा होगा, सुबह 9:30 बजे वो पेपर देगा,
तो उस मेहमान, उस यूथ के लिए आप वो काम करेंगे? क्या आपको 14 सालों से एक कंट्रोलर कराची नहीं मिल रहा है? क्या आपको पिछले 12 सालों से सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड नहीं मिल रहा है? मेहरबानी करें, अपनी सियासत इतराजात से खत्म करके इस्लाही तौर पे डालें। इन्हें आने वाली नस्ल को कहां से दुरुस्त कर रहे हैं? कोई मुझे एक स्टेटमेंट बता दें। इस पे स्टेटमेंट है कि जी आर्मी खराब है, पाक आर्मी खराब है, फौज खराब है। आप अपने बच्चों को तो देख लें, अपने हलके के बच्चों को देख लें। मैंने तो अभी तक किसी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं देखा। यह आपकी मेहरबानी है, मेट्रो की मेहरबानी है कि उनको मैट्रिक बोर्ड के हवाले से कोई बात भी समझ में आ जाए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुमकिन हो सकता है तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस पे नोटिस लें। और सेंटरों का हाल ये है कि इन्होंने 100 गज के सेंटर, 80 गज के सेंटर, 284 सेंटर पूरे कराची में तमाम बच्चों को मैनेज करते हैं, जहां पर आपने 500 से ज्यादा सेंटर बनाए हैं। तो सेंटर बनाने की कुछ एसओपीज बनाए। एक बच्चा जिसके रोड में नहीं है, मैं समझती हूँ कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम है और इस पे पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।